नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में बने बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के शॉर्ट आंसर्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें कॉन्सेप्ट्स को। अगर आपने हमारे शॉर्ट आंसर्स की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जो सबसे पहला इसका वर्ड है शिक्षण, वही इसका पहला कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इस सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते तब तक जब तक हम ये ना जानें कि शिक्षण क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं शिक्षण को डिटेल में। तो हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट होगा डिस्कशन का, वो है शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण को अगर हम थोड़े वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो यह व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। मतलब कि शिक्षण के द्वारा हम किसी के व्यवहार में अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि छोटा बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उसके पास अल्प ज्ञान होता है। तब एक अध्यापक ही एक बच्चे को अच्छे बुरे या फिर कई विषयों के बारे में ज्ञान देता है। तो बच्चे के मन में किसी चीज़ की अवधारणा बनाना तथा उसके बारे में उसको गहन जानकारी देना ही शिक्षण की प्रक्रिया कहलाती है या फिर शिक्षण कहलाता है। अगर हम इसको पॉइंट्स में लाएं या फिर इसको पॉइंट्स में पढ़ें तो इसके कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं इसके अर्थ के बारे में। वह हैं शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। देखिए, शिक्षण के द्वारा बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। देखिए, यह एक शिक्षण सीखने तथा सिखाने वाले के मध्य द्विध्रुवीय उपागम है। मतलब कि इसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तो जो शिक्षण प्राप्त कर रहा है तथा जो शिक्षण दे रहा है। शिक्षण एवं अधिगम दोनों ही अंतः संबंध हैं। ये हम जानते हैं कि दोनों के बीच में इंटर रिलेशन है। शिक्षण विद्यार्थी की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास में सहायक सिद्ध होता है। एक अध्यापक बच्चों के अंदर अंतर्निहित प्रतिभा का पता लगाता है तथा उसका डेवलपमेंट करने में, उसका इन्हांसमेंट करने में बच्चे की मदद करता है। अधिगम की सफलता शिक्षण की प्रक्रिया पर आधारित होती है। देखिए, अधिगम का अर्थ होता है प्राप्त करना, मतलब ज्ञान को प्राप्त करना। तो जितनी प्रभावी हमारी शिक्षण की प्रक्रिया होगी उतना ही ज़्यादा अधिगम यानी कि सीखना होगा। अधिगम का सिनोनिम सीखना होता है। तो जितना अच्छा एक टीचर शिक्षण करेगा उतना ही अच्छा बच्चा सीख पाएगा। हमारा इसको आखिरी पॉइंट है इसमें, शिक्षण विषय वस्तु आधारित ज्ञान का अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र है। एक कॉन्सेप्ट जो कि बुक में लिखा हुआ है और जो बच्चे के दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट फ्रेम करना है, वो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। बुक में लिखी चीज़ों को बच्चों के दिमाग में फिट करना ही शिक्षण कहलाता है। अगर हम इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो इसमें कई सारे शिक्षण शास्त्रियों ने डेफिनेशन दी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे सही लगी वो योकम एंड सिम्पसन की थी। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व एवं शिशु यानी कि छोटे सदस्यों को जीवनगत समायोजन हेतु मार्गदर्शन देते हैं। इस परिभाषा में यह डिफ़ाइन किया गया है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टीचर छोटे बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स को अपने अनुभवों द्वारा, क्योंकि शिक्षक एक बड़ा इंसान होता है, उसने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अनुभव की होती, तो अपने अनुभव के आधार पर अपने बच्चों को सही गलत का या फिर जो उसके विषय हैं उनके बारे में ज्ञान देता है, जिसके द्वारा बच्चे अपना अच्छे से शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करता है शिक्षक बेसिकली बच्चों को, जिससे कि बच्चे समाज के साथ समायोजन करना सीख जाते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बाकी भी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। बाकियों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप पढ़ लीजिएगा उन्हें। देखिए, अब हम जानेंगे कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या है।
टीचिंग का। देखिए किसी चीज़ को हम अगर किसी चीज़ की प्रकृति को डिवाइड करें तो वह 3 भागों में डिवाइड हो सकती है, कला, विज्ञान तथा दोनों। तो आज हम जानते हैं कि शिक्षण क्या है। तो मैं आपको बता दूं यह एक कला भी है और यह विज्ञान भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कला क्या होता है। देखिए कला को एक कलाकार करता है, और अगर इसे हम छोटे या फिर एक सिंपल वर्ड्स में कहें तो यह है पर्सनलाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आर्ट क्या होता है? पर्सनलाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे हर एक इंसान अपने अपने तरीके से करता है। हर इंसान का करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए टीचिंग अलग अलग तरीके से की जा सकती है। कोई भी 2 टीचरों का पढ़ाने का तरीका कभी सेम नहीं होता है, कुछ ना कुछ भिन्नताएं उनमें होती हैं, और ये कुछ कुछ लोगों में इसका इनबॉर्न टैलेंट भी होता है। तो जो अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, इस वजह से शिक्षण एक कला। देखिए विज्ञान क्या होता है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अपनी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, लॉज होते हैं, मैक्सिम्स होते हैं। तो अगर इसमें हम शिक्षण को इसका कंपैरिजन करें शिक्षण से, तो शिक्षण भी कुछ कुछ विज्ञान जैसा ही है, क्योंकि इसमें हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं टीचर्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इन सब बेसिस में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण विज्ञान भी है। तो अगर हम एक्चुअल नेचर पे बात करें कि टीचिंग का एक्चुअल नेचर क्या है, तो यह विज्ञान और कला दोनों है। तो ये दोनों कैसे है? क्योंकि देखिए इसमें शिक्षण सूत्र तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक अध्यापक का उसे यूज़ करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। शिक्षण सूत्र तो वो सभी के लिए, पर हर अध्यापक उसको अपने अपने तरीके से यूज़ करेगा, जो कि कला का भी पार्ट है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि शिक्षण एक विज्ञान और कला दोनों हैं। अब देखिए हम बात करेंगे शिक्षण की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं जो हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। वह है वांछनीय सूचना प्रदान करना। तो देखिए शिक्षण की प्रक्रिया में गोल डिसाइडेड होना चाहिए। यह एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसे बच्चे को किस विषय में जानकारी देनी है। तो इसमें शिक्षक एक अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों को जानकारी प्रदान करता है। देखिए शिक्षण सीखना है। टीचिंग इज़ कॉजिंग टू लर्न। शिक्षण का तात्पर्य है शिक्षा प्रदान करना या फिर पथ प्रदर्शित करना। तो शिक्षण में अगर टीचर पथ प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो शिक्षण का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से इसका जो होना चाहिए वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए शिक्षण को। फिर है चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। एक शिक्षक को यह सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि उसे कौन कौन से तथ्य बच्चों को पढ़ाने हैं, क्योंकि तथ्य एक जो हम 3rd क्लास के बच्चे को जो टॉपिक पढ़ाएंगे और 12th क्लास के बच्चे को जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें काफ़ी अंतर होता है। इस वजह से एक टीचर को क्लास के हिसाब से ये सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि उसे अपने बच्चों को किस विषय में और कितना ज्ञान देना है। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षण हमेशा सिंपैथेटिक होना चाहिए। एक टीचर के अंदर सिंपैथी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को नहीं समझ पाते। उस समय टीचर के अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि वह बच्चों को सिंपैथेटिकली पढ़ाए, वो उनसे गुस्सा ना हो या फिर उन्हें दंड ना दे, तथा उनकी दिक्कतों को समझ करके उनका निवारण करते हुए बच्चों को समझाए। फिर हमारा अगला पॉइंट है सहयोग पर आधारित, यानी कि डिपेंड ऑन कोऑपरेशन। शिक्षण एक मार्गी नहीं 2 मार्गीय प्रक्रिया है। इसका मतलब कि शिक्षक और बच्चे के बीच में इंटरडिपेंडेंस या फिर कोरिलेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए उनके अंदर। बच्चों को भी टीचर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और टीचर को तो बच्चों के साथ कोऑपरेट करना ही चाहिए। अगर टीचर को लग रहा है कि कोई टॉपिक किसी तरीके से पढ़ाने से या फिर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है, तो टीचर को अपना तरीका बच्चों के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए तथा उनकी दिक्कतों का भी पता लगाना चाहिए। फिर है डेमोक्रेटिक, यानी कि प्रजातंत्रीय। एक कक्षा का प्रजातंत्रीय होना उतना ही ज़रूरी है जितना एक देश का प्रजातंत्रीय होना। अगर किसी कक्षा में बच्चों को अपने मन की बात कहने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक बच्चे अपने मन की बात अपने अध्यापक से नहीं कह पाएंगे कि उन्हें वह विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो किस वजह से नहीं आ रहा है,
तब तक शिक्षण का मतलब ही नहीं बनता है। अगर अध्यापक यह जान ही नहीं पाएगा कि उसके बच्चों को किस विषय में और क्या समस्या है, तब तक शिक्षण प्रक्रिया कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। फिर अगला है प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव। देखिए, बालक की सच्ची शिक्षा उसके निजी अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि बच्चे के जो पहले से अनुभव हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चे के अंदर, हमेशा उसमें ऐड ऑन होना चाहिए, उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए। हम बच्चे के अंदर जो पहले से कुछ अनुभव है उनको मार नहीं सकते। अगर उनसे रिलेट करके हम उसे पढ़ाएंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। अगला है गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटेटिव। बच्चों को हमेशा क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी चाहिए। अननेसेसरी के या फिर इल क्वालिटी चीज़ें पढ़ाने से बच्चे के अंदर उस विषय से रिलेटेड रुचि कम हो सकती है, वह उसे बोर कर सकता है, जिस वजह से बच्चों को पढ़ने में फिर मन नहीं लग सकता है। अब फिर हमारा है निर्देशात्मक यानी कि डायरेक्शनल। देखिए, अच्छा शिक्षक बालक को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाता है। कक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वो निर्देशात्मक होना चाहिए। कठोर अनुशासन अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक लिमिट में भी अनुशासन होना चाहिए। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को एक पर्टिकुलर और अच्छी डायरेक्शन में ले जाए, उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहे पढ़ने के लिए। फिर है निदानात्मक एवं उपचारात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक और रिमीडियल। निदान का मतलब होता है कि डायग्नोसिस करना, यानी कि किसी दिक्कत का पता लगाना। यदि कोई अध्यापक किसी कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसे यह पता लगाते रहना चाहिए कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ये 99% बात फैक्ट है कि अगर कोई अध्यापक किसी कक्षा में पढ़ाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को वह टॉपिक समझ में आ जाए। तो एक अध्यापक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह पता लगाए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यदि नहीं आ रहा है तो उसे रीज़न का डायग्नोस करना चाहिए, यानी कि पता लगाना चाहिए कि बच्चों को क्या और किस रीज़न से नहीं समझ में आ रहा है। फिर एक बार डायग्नोस हो जाता है, जैसे कि एक डॉक्टर बीमारी का डायग्नोस करता है, फिर उसके बाद उसका रेमेडी देता है, यानी कि उसका उपचार करता है। उसी प्रकार एक शिक्षक को भी पता लगाने के बाद कि बच्चों को क्या और क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उसका डायग्नोस करके उसकी रेमेडी या फिर उसका उपचार करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण इसे ही कहते हैं कि कारणों का पता लगा के उनका निवारण करना, ताकि बच्चे आराम से समझ सकें। अब हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हर चीज़ का उद्देश्य होता है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या फिर एम होता है। एमलेस कोई चीज़ करना कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं ले जाती। अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो हमारा भी कोई एम है उस चीज़ को पढ़ने का। इसी वजह से टीचिंग या फिर टीचिंग प्रोसेस का भी एक पर्टिकुलर एम होता है, जिसके बारे में टीचर के दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एम क्या है। तो इसको अगर हम पॉइंट वाइज जानें तो शिक्षण का उद्देश्य बालक को उनके जीवन संबंधी उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एम है कि बच्चों का जो हम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो उनकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कोई ज्ञान हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसका उतना ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। शिक्षण से बच्चों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। फिर बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। बालक को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना भी शिक्षण की प्रक्रिया का एक उद्देश्य है। बालक को एक उत्तम नागरिक बनाना। बच्चों को उत्तम नागरिक हम बना सकते हैं उनको मॉरल एजुकेशन दे करके, उनको सोशल एजुकेशन दे करके। फिर है बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना। एक अध्यापक का काम होता है कि वो कंटिन्यूसली अपने बच्चों को मोटिवेट करता रहे अपनी लाइफ में अच्छा सीखने के लिए, अच्छा करने के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए। एक टीचर को हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षक उद्देश्य होता है कठिनाइयाँ दूर करना। बालक के जीवन से कठिनाइयों को दूर करना भी शिक्षक या फिर शिक्षण का कार्य होता है। हमारा अगला पॉइंट है मार्ग प्रदर्शन करना। एक शिक्षक जब
शिक्षण करता है तो बच्चों को मार्ग प्रदर्शन या फिर उनको वे डिफ़ाइन करना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा यह ट्राई करना चाहिए कि वह बच्चों के दिमाग में जितनी भी कन्फ्यूज़न्स हैं उनको फ्यूचर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, कोई सोशल इशू से रिलेटेड, तो उसको क्लियर करते रहना चाहिए हमेशा। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को उत्पन्न करना शिक्षण का बहुत बड़ा उद्देश्य है। सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना बच्चों को। कॉन्फिडेंस आजकल के ज़माने में कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो किसी जगह पे अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख नहीं सकता, उसके पॉइंट्स को वैल्यू नहीं मिल सकती। इस वजह से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना या फिर उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना को उत्पन्न करना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर सहयोग में रहना। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं वो हमारी सोसाइटी होती है, तो सहयोग यानी कि कोऑपरेशन की भावना बच्चों के अंदर लाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके साथ में अपना जीवन आगे अच्छे से बिताएं। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि वातावरण के साथ समायोजन कराना। बच्चों को वातावरण के साथ समायोजन कराना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट के साथ अगर बच्चे फ्रेंडली होते हैं तो फिर वे चीज़ों की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। इन्वायरमेंट में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो बच्चे के अंदर हर चीज़ से रिलेटेड रिस्पेक्ट का भाव उत्पन्न कराना भी एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हमारा आखिरी पॉइंट है, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट पॉइंट है, बालकों के अंदर क्रियाशीलता का अवसर। बालकों को क्रियाशीलता का अवसर देना। क्रियाशीलता का मतलब होता है कि बच्चों से कोई कार्य स्वयं कराना। जब बच्चे क्रियाशील होते हैं तब वे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो आज के लिए हमारा लास्ट पॉइंट है कि बालकों को प्रगति के मार्ग पे ले जाना। बच्चों को प्रगति यानी डेवलपमेंट, सक्सेस के मार्ग पे ले जाना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। एक टीचर को हमेशा यह सोचना चाहिए कि उसका हर स्टूडेंट अपना बेस्ट करे, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो और वह प्रोग्रेस करे अपनी लाइफ में। तो आई होप कि आप सबको शिक्षण का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य तथा सोपान आदि के बारे में एक क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनके दिमाग में भी जो शिक्षण की पूरी एक प्रक्रिया है उसके बारे में क्लैरिटी आ जाए। थैंक यू।